Sandalwood Publication, Class 5th EVS. Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. And I hope you read the earlier chapter और उसके जितने भी exercise part थे आपने complete कर लिए होंगे. So now let's move into the fresh unit, that is unit 4th, Safety and Good Habits. So the chapter name is chapter 8, it is Playing Time. Let's start the chapter. All of us love playing games. Playing games is not only popular pastime, but it also strengthens our muscles and keeps us strong. A game is a recreational activity that you do for fun, which has rules to decide whether you win or lose. A sport is a physical game is a recreational activity that you do for fun, which has rules to decide whether you win or lose. A sport is a physical activity that is played under an accepted set of rules. So यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम सबको गेम्स खेलना पसंद है और जो गेम्स है वो सिर्फ पास टाइम के लिए नहीं होता पॉपुलर, बट वो हमारी मसल्स को और भी ज्यादा स्ट्रेंथ करता है और हमें स्ट्रांग रखता है. गेम एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी है जो आप फन के लिए करते हो एंड विच हैज रूल्स, मतलब उसमें कुछ रूल्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि वो जो टीम है वो या तो जीती है या फिर हारी है. और जो स्पोर्ट है वो एक फिजिकल एक्टिविटी है जो हम खेलते हैं एक एक्सेप्टेड सेट ऑफ रूल्स के अंडर. ओके, नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स. Actively participating in games and sports help us in many ways. First one, every sport involves physical activity that exercises both the body and the mind and also keeps us healthy and active. Next point, games and sports increase self-confidence. So the next point is we learn things like goal setting, motivation, dedication and teamwork. Sports and games help us to relax and enjoy ourselves. Playing sports also help us in developing better concentration. A sport and all kinds of discrimination foster patriotism and unites people. We learn to deal with success and failure through sports. We learn discipline, responsibility, sacrifice and accountability. It also strengthens our determination as it involves competition. So यहाँ पर क्या बता रहे हैं, यहाँ पर बता रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में. यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन गेम्स एंड स्पोर्ट हमें बहुत ही अलग अलग तरीके में मदद करता है जब हम उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं. जैसे कि हर एक जो स्पोर्ट है उसमें इन्वॉल्व होता है फिजिकल एक्टिविटी यानी कि एक्सरसाइज. इसमें एक्सरसाइज सिर्फ हमारी बॉडी का नहीं होता, हमारे माइंड का भी होता है एंड वो हमें हमेशा हेल्दी और एक्टिव रखता है. गेम्स और स्पोर्ट्स जो हमारी सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी इंक्रीज करता है और हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं गेम्स एंड स्पोर्ट्स से, जैसे गोल सेटिंग हो गया, मोटिवेशन हो गया, डेडिकेशन और टीम वर्क के बारे में पता चलता है. स्पोर्ट्स एंड गेम्स जो है वो मदद करते हैं हमको रिलैक्स करने में, एंजॉय करने में अपने आप ही. एंड प्लेइंग स्पोर्ट्स जो है वो ऑल्सो लाइक हेल्प करता है इन डेवलपिंग बेटर कंसंट्रेशन पावर और इंक्रीज होती है. नेक्स्ट थिंग इज स्पोर्ट जो है वो एंड करता है जो भी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है उस चीज को वो एंड करता है और फॉस्टर पेट्रियोटिज्म की भावना को जगाता है और एक यूनाइट करता है एक तरीके से लोगों को. ओके, वी लर्न टू डील विद सक्सेस. हम स्पोर्ट से सक्सेस के बारे में सीखते हैं कि कैसे हमें सक्सेस से डील करना है, फेलियर से कैसे डील करना है, अगर कुछ मिस्टेक हो जाए तो उन मिस्टेक से हमें सीखना है. ओके, हम डिसिप्लिन के बारे में सीखते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, सैक्रिफाइस के बारे में पता चलता है, अकाउंटेबिलिटी एंड ऑल्सो हमें वो स्ट्रेंथन करता है, हमारे डिटर्मिनेशन को वो इंक्रीज करता है एज इट इन्वॉल्व्स द कॉम्पिटिशन. So now let's move into the next point, that is types of games. Games are classified into two main groups, indoor and outdoor games. Games जो है वो two main groups में classified है, indoor and outdoor games. Let's talk about the first one, that is indoor games. All games that are played inside a court, stadium or any other building are called indoor games. Ludo, billiard, chess, table tennis, etc. are some examples. अब जो भी गेम हम घर के अंदर खेलते हैं, कोर्ट के अंदर, स्टेडियम के अंदर खेलते हैं, बिल्डिंग के अंदर खेलते हैं, उसे हम इंडोर गेम बोलते हैं. इसके एग्जाम्पल आपको दे रखी है, जैसे लूडो हो गया, बिलियार्ड्स हो गया, चेस हो गया, टेबल टेनिस हो गया, कैरम हो गया, एक्सेट्रा. जैसे कि आप यहाँ फिगर में भी देख सकते हो बिलियार्ड्स.
Now the next is outdoor games. The games which are played in open grounds are known as outdoor games. Cricket, football, hockey, etc. are some examples. अब जो गेम हम बाहर खेलते हैं यानी कि प्लेग्राउंड एरिया में, गार्डन या पार्क एरिया में, या किसी जो बाहर की तरफ जो स्टेडियम एरिया होता है वहां पर खेलते हैं, तो उसे हम आउटडोर गेम बोलते हैं. जैसे कि इसके एग्जांपल्स आपको दे रखे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी एक्सेट्रा. एंड ऑल्सो यू कैन सी द गोल्फ विच इज प्लेड इन द आउटवर्ड, लाइक इट इज द आउटडोर गेम. गोल्फ इज द आउटडोर वन. Now the next point is individual and team games. The games which an individual only plays are known as individual games. Some examples of individual games are chess, golf and athletics. जो game individually खेला जाता है उसे हम individual games बोलते हैं. इसके कुछ examples आपको दे रखे जैसे chess हो गया, golf हो गया and athletics हो गया. इनको हम individually खेलते हैं. chess में भी एक ही person होता है और दूसरा आपको opponent होता है. Okay, golf में भी एक ही person होता है and athletics में भी एक ही person होता है जिसको long jump करना है, भागना है, etc. Okay. Next is cricket, football, basketball and volleyball are some of the most famous sports that are played today. These are the center of attraction for sports enthusiasts who go to stadium to watch these matches. अब कुछ ऐसे गेम है जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल हो गया, ये बहुत ही ज्यादा फेमस स्पोर्ट्स है एंड ये जो कि आजकल खेले जाते हैं एंड ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी है. मतलब बहुत सारे जो लोग हैं, स्पेक्टेटर्स है, वो देखने के लिए जाते हैं स्टेडियम में. जो स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट है, जो स्पोर्ट्स के बारे में और बहुत जानकारी रखते हैं, वो देखने के लिए जाते हैं इसको मैच को देखने के लिए. ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो क्रिकेट इमेज. नाउ बिफोर गोइंग फर्दर, now the next point is national teams. Now before going to this point, there is the point, do you know, some sports like badminton and tennis are played as both individual and team games. कुछ ऐसे sports होते हैं जैसे कि बैडमिंटन और टेनिस, इनको हम individually भी खेलते हैं या फिर टीम फॉर्म में भी खेलते हैं. Okay, now there is another point, think and answer. How many players make a cricket team? ये आपको पता लगाना है कि कितने प्लेयर्स जो है होते हैं क्रिकेट टीम के अंदर. ओके, इज इट 12, 11, 13? यू हैव टू फाइंड आउट. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेशनल टीम्स. Sports and games are also a means of bringing glory to the country and enhancing the country's prestige at an international level. जो स्पोर्ट्स और गेम्स है वो एक तरीके का ग्लोरी लेकर आता है हमारी कंट्री के लिए. मतलब हमारी कंट्री का नाम रोशन करते हैं अगर वो जीत जाते हैं एंड वो एनहेंस करते हैं कंट्री की प्रेस्टीज को एट एन इंटरनेशनल लेवल पर. The team and the team members feel great pride and honor in representing the country on such a big platform in international sports event. Olympic Games, Asian Games, Commonwealth Games are some international world championship in which a country participates. A national player is regarded as a hero by the people of the country. अब यहाँ पर बोला है जो टीम एंड टीम मेंबर्स है वो प्राइड फील करते हैं, ऑनर फील करते हैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बड़े से बिग प्लेटफॉर्म में इन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स में. और जो ओलंपिक गेम्स हो गए, एशियन गेम्स हो गए, कॉमनवेल्थ गेम्स हो गए, ये कुछ ऐसे इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियनशिप्स हैं जहां पर हमारी कंट्री जो है वो पार्टिसिपेट करती है. नेशनल प्लेयर जो है उसे एक हीरो के फॉर्म में हम लेते हैं बाय द पीपल ऑफ द कंट्री. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो क्रिकेटर्स हैं उनको हम एज अ हीरो लेते हैं फॉर आवर कंट्री. ओके, players from different parts of the country constitute a national team. They only have one identity of being an Indian while playing, though they may belong to different states, culture and religions. The victory of the national team of India in an international tournament is celebrated by the whole country. Thus the performance of the national team unite the whole country and its people. India has participated in recent years in many sporting events on an international level. So यहाँ पर बोल रहे हैं कि प्लेयर्स जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में है वो एक कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक नेशनल टीम को. दे ओनली हैव वन आइडेंटिटी, उनकी सिर्फ एक आइडेंटिटी है कि वो क्या है, इंडियन है.
ओके, दे ऑल आर इंडियन वाई प्लेइंग। वो चाहे वो दूसरी कल्चर को बिलोंग करते हो, स्टेट को बिलोंग करते हो, रिलीजन को बिलोंग करते हो, पर जब वो एक साथ पर वो जब एक साथ खेल रहे हैं तो वो एक ही कंट्री के लिए खेल रहे हैं, यानी कि इंडिया के लिए, तो वो इंडिया ही कंसिडर करेंगे, सबको हम इंडिया ही बोलेंगे। ओके, एंड जब इंडियन क्रिकेट टीम जब खेलती है इंटरनेशनल टूर्नामेंट में, तो हम उसे सेलिब्रेट करते हैं, हम सब एक साथ उसे सेलिब्रेट करते हैं जब वो जीतते हैं। एंड दस द परफॉर्मेंस ऑफ द नेशनल टीम, जो परफॉर्मेंस है नेशनल टीम की, वो यूनाइट करती है होल कंट्री को और उसके लोगों को। एंड इंडिया जो है वो पार्टिसिपेट करती है इन रिसेंट ईयर्स इन मेनी स्पोर्टिंग इवेंट्स में, इंडिया पार्टिसिपेट कर रही है और जीत भी रही है इंटरनेशनल लेवल में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टीम स्पिरिट। A number of players are involved in team games such as football and cricket. A team cannot win a game by the efforts of an individual player, however talented he is. The result of the match, whether it is victory or loss, it is to be accepted by the whole team. अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो नंबर ऑफ प्लेयर्स है जो इन्वॉल्व होते हैं टीम गेम्स में, जैसे फुटबॉल हो गया या क्रिकेट हो गया, तो इसमें टीम जो है कैन नॉट विन अ गेम, मतलब टीम जो है सिर्फ एक इंडिविजुअल के एफर्ट से पूरा गेम नहीं जीत सकती है, उसमें सबकी एफर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। एंड इसी वजह से बोलते हैं कि चाहे मतलब वो जो प्लेयर है वो चाहे कितना भी टैलेंटेड हो, पर पूरा जो उसका क्रेडिट है, पूरा जो गेम का क्रेडिट है जीतने का, वो सिर्फ एक इंडिविजुअल को नहीं मिलता है, वो पूरी टीम को मिलता है। द रिजल्ट ऑफ द मैच, जो रिजल्ट होता है मैच का, चाहे वो जीत हो या फिर हार हो, ये एक्सेप्ट करते हैं पूरी वोल टीम। ओके, उनके मतलब हर एक मेंबर्स को एक्सेप्ट करना होता है। ओके, now next thing is the requirement of a team must be understood by a player who is a part of a team. He or she must support his or her teammates in achieving the common goal of winning. The team is led by the captain of the team and thus he or she has a greater responsibility. All the strategies to be followed to win the game are decided by the captain and under his or her leadership, the common goal of winning is achieved. तो यहाँ पर बोल रहे हैं जो रिक्वायरमेंट है टीम का, वो हर एक प्लेयर को समझना होगा। ओके, जो कि उस टीम के पार्ट है। ही और शी मस्ट सपोर्ट, मतलब हर एक टीम मेंबर को सपोर्ट करना होगा अपने टीममेट्स को, ताकि वो कॉमन गोल को अचीव कर सके। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि टीममेट के बीच में ही कुछ लड़ाई हो रही हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और टीम को कौन लीड करता है? एक कैप्टन, कैप्टन लीड करता है। कैप्टन जो है वो अच्छे से टीम को संभालता है, तो लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए कैप्टन के अंदर, ताकि वो टीम को अच्छे से संभाल सके। एंड उसके अंदर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। ऑल द स्ट्रैटेजीज टू बी फॉलोड, हर एक स्ट्रैटेजी को उन्हें फॉलो करना होता है गेम्स में, ताकि वो गेम को क्या कर सके, जीत सके। और वो डिसाइड करते हैं, आर डिसाइडेड, मतलब ये जो स्ट्रैटेजीज है कौन डिसाइड करता है? ये कैप्टन डिसाइड करता है, या फिर वो एडवाइस भी मांगेगा अपने टीममेट से कि आपको क्या लगता है, ठीक है, मतलब हर किसी की सुनने का भी, ऐसा नहीं कि वो अपने ही चलाएगा। एंड द कॉमन गोल ऑफ विनिंग इज अचीव, तब जाकर ही कॉमन गोल ऑफ विनिंग जो है वो अचीव हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो, हॉकी टीम है, यहाँ पर आपको दे रखा है फिगर में। Now next thing is a team is said to possess team spirit when each player give his or her best for the team. Development of trust and companionship are the main targets of team spirit. There are better chances of winning for a team having less talented players but with high team spirit in comparison to a team having more talented players but with no team spirit. अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि टीम के अंदर टीम स्पिरिट कैसे जागती है? जब हर एक प्लेयर जो है अपना बेस्ट दे, टीम के लिए अपना बेस्ट दे। एंड डेवलपमेंट, और एक अच्छा वाला ट्रस्ट होना चाहिए टीममेट्स के बीच में, कंपेनियनशिप होना चाहिए। ओके, देयर आर बेटर चांसेस फॉर विनिंग अ टीम, मतलब एक टीम तभी जीत सकती है जब उनके अंदर अच्छा ट्रस्ट हो, कंपेनियनशिप हो। और अगर मतलब इसमें ये भी बोला है कि अगर चाहे कितने भी लेस टैलेंटेड प्लेयर्स क्यों ना हो, पर अगर उनकी टीम स्पिरिट काफी अच्छी है तो वो मैच को जीत सकते हैं। Whereas अगर कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो बहुत अच्छे से टैलेंटेड है, मतलब स्किलफुल है, पर उनकी टीम स्पिरिट बिल्कुल भी अच्छी नहीं, उनकी आपस में बनती ही नहीं है, तो गेम को बिल्कुल भी नहीं जीत पाएंगे। ओके, now let's move into the point qualities of a captain. Following are the qualities of a good captain: ensure fair chances to each and every member of the team. Next, lead by the example by performing well. If there are some differences amongst the team members, he or she can settle them amicably.
यहाँ पर आप बता रहे हैं कि क्या जो कैप्टन है उसकी क्या क्या क्वालिटीज है। कुछ क्वालिटीज आपको दे रखा है, जैसे फर्स्ट में आपको बोला है कि एंश्योर द चांस टू ईच एंड एवरी, एंश्योर फेयर चांस टू ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द टीम, मतलब हर एक मेंबर जो है टीम का उनको फेयर चांस देना चाहिए एक कैप्टन को। और जो कैप्टन है उसको एज एन एग्जाम्पल भी खड़ा उतरना चाहिए, जैसे कि उसे भी अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो कैप्टन है तो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसे भी अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज कि इफ देयर आर सम डिफरेंसेस, अगर कुछ डिफरेंसेस हो जाता है टीम मेंबर्स के बीच में, कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उसको सेटल भी करना होता है। लीडर का काम यही होता है, कैप्टन का काम कि उसे अच्छे से फ्रेंडली मैनर में सेटल करना। Now the next point is equal opportunities for boys and girls. Earlier, it was believed that girls are only made for household chores and sports was not meant for them. But with passing times, girls have proved all those notions wrong. Famous Indian sportswomen such as Mithila Raj, Saina Nehwal, MC Mary Kom and Mirabai Chanu are some examples. They have achieved excellence in their respective fields. यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए बॉयज एंड गर्ल्स को। पहले क्या बिलीव होता था कि गर्ल्स जो है वो सिर्फ हाउस होल्ड के जो काम होते हैं उन्हीं को कर सकती है, और बाहर का मतलब खेल कूद ये सब गर्ल्स की बात नहीं है, एंड स्पोर्ट्स जो है वो बॉयज ही कर सकते हैं। ओके, बट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया वैसे वैसे पता चला कि नहीं, गर्ल्स जो है वो भी अच्छा खेलती है, वो भी अच्छा खेल सकती है। एंड हमारे कुछ ऐसे इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन है जिन्होंने ये प्रूव करके दिखाया, जैसे कि मिथिला राज, साइना नेहवाल, एमसी मैरी कॉम एंड मीराबाई चानू। दे हैव, ये जो विमेन प्लेयर्स है इन पे इन्होंने क्या अचीव किया, इन्होंने एक्सेलेंस अचीव किया है अपने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स में। जैसे कि आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हो, मिथिला राज, साइना नेहवाल, एमसी मैरी कॉम एंड मीराबाई चानू। There are some team games in which both boys and girls play together, such as mixed doubles in lawn tennis and badminton. कुछ ऐसे टीम गेम्स है जहां पर बॉयज एंड गर्ल्स एक साथ परफॉर्म करते हैं, एक साथ एज अ टीम खेलते हैं, जैसे कि मिक्स डबल्स हो गया, लॉन टेनिस हो गया और बैडमिंटन हो गया। Now before going further, there is an activity. Select any two sports person of your choice who have excelled in their respective sport. Prepare a report about their achievements. आपको कोई भी दो स्पोर्ट्स पर्सन को सिलेक्ट करना है और उनके बारे में लिखना है कि उन्होंने क्या क्या मतलब एक्सीलेंस हासिल, मतलब एक्सीलेंस का मतलब उन्होंने कमाया है अपने अपने रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स फील्ड में, और आपको एक रिपोर्ट क्रिएट करनी है उनके अचीवमेंट को लेकर। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज पॉपुलर ट्रेडिशनल गेम्स. The games which are played in our country since olden days are known as traditional games. Kabaddi, Kho-Kho, boat racing are some of the traditional games of India. अच्छा, तो कुछ ऐसे गेम भी है जो ट्रेडिशनल गेम्स है, जो सिर्फ इंडिया में ही खेले जाते हैं, वो इंडिया के ट्रेडिशन से बेस्ड है। ओके, सो ये बहुत पहले से ही खेलते चले आ रहे हैं, जैसे कि ट्रेडिशनल गेम जैसे कि हो गया हमारा कबड्डी, खो खो, बोट रेसिंग, ये सब क्या है, ट्रेडिशनल गेम्स है। लेट्स नो अबाउट इट। First one is Kho-Kho. Kho-Kho involves two teams. Each team has 12 players. Kho-Kho involves two teams. Each team has 12 players. These players have to try to avoid being touched by the members of the opposing team. Kho-Kho जो है इसमें दो टीम्स होते हैं और हर एक टीम में कितने मेंबर्स होते हैं, 12 प्लेयर्स होते हैं। और ये जो प्लेयर्स है इनको क्या करना है, इनको अवॉइड करना है कि जो दूसरे मेंबर्स है, दूसरी टीम के जो मेंबर्स है वो उन्हें टच ना करे। ठीक है, in this game one team has to sit or kneel in a row in the middle of the court with alternate members in the row facing opposite directions. 2 or 3 members are sent in by the other team into the court. अब इस गेम में क्या होता है, इसमें एक टीम तो होती है जो बैठती है, ठीक है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में बैठती है, जैसे आप यहाँ फिगर में भी देख सकते हो, और विद ऑल्टरनेट मेंबर्स इन द रो फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, एंड 2 और 3 मेंबर्स जो होते हैं दूसरी टीम के आर सेंट इन बाय द अदर टीम। दूसरी टीम अपने 2 और 3 मेंबर्स को भेजते हैं इनटू द कोर्ट एरिया में। उनको ये करना होता है कि बिना टच हुए, मतलब किसी मेंबर से बिना टच हुए उन्हें पूरा करना पड़ता है उसे। The members of the sitting team have to chase and touch the opponents while
Following certain rules of the game, all the opponents are to be touched in the shortest possible time. The team taking less time wins the game. इसमें जो मेंबर जो बैठे हुए होते हैं उस टीम को टच करना होता है, उन मेंबर को, उस ऑपोजिट टीम के मेंबर को जो वहां पर खड़े हुए हैं, ठीक है, उनको टच करना होता है, पर कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए। और जो भी ओपोनेंट्स है, अगर उन्होंने सभी ओपोनेंट्स को अपने टच कर लिया बहुत ही शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में, तो वो टीम जो है जीत जाती है फिर मैच को। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज कबड्डी। Kabaddi is one of the most popular traditional games of India. There are two teams in this sport. Each team has 7 players. The players take turns to raid the other team, chanting Kabaddi Kabaddi in one breath. The raider one of the opponents, and if he escapes back to his field without being held by any other player of the team or the opponent himself, the opponent is declared out. If the opponent or other players catch him and do not allow him to escape to his field before his or her breath runs out, the raider is considered out. The team which manages to get more points with the game, the team which manages to get more points wins the game in the end. सो बेसिकली यहाँ पर कबड्डी के बारे में बता रहे हैं कि कबड्डी जो है एक वन ऑफ द मोस्ट ट्रेडिशनल फेमस ट्रेडिशनल गेम है इंडिया का। एंड इसमें 2 टीम होते हैं और हर एक टीम में कितने मेंबर्स होते हैं? 7 प्लेयर्स होते हैं। जो प्लेयर्स है वो लाइक टर्न लेते हैं टू रेड द अदर टीम, दूसरी टीम को रेड करने के लिए। और वो क्या चैंट करते? कबड्डी कबड्डी चैंट करते। एक ही सांस में उन्हें बोलना ही पड़ता है, मतलब उन्हें बिल्कुल भी उस वर्ड को छोड़ना ही नहीं है, सांस नहीं वो करनी है, छोड़नी है। एंड जो रेडर है हैज टू टच वन ऑफ द ओपोनेंट्स, मतलब उनको जो रेडर जो वहां पर घुसा है उसको कोई एक अपोनेंट को टच तो करना ही पड़ेगा जल्दी से, और वहां से भागना होगा। ओके, बिना जो दूसरे प्लेयर्स है, जो दूसरी टीम के प्लेयर है, उनसे उन्हें पकड़े हुए, यानी कि मतलब वो जो प्लेयर्स है उनसे बचना है उसे। ओके, एंड द ओपोनेंट इज डिक्लेयर्ड आउट, एंड अगर उन्होंने उसे पकड़ लिया गया तो फिर वो आउट डिक्लेयर होगा। एंड इफ द ओपोनेंट और अदर प्लेयर्स कैच्ड हिम एंड डू नॉट अलाउ हिम टू एस्केप इट टू हिज फील्ड बिफोर हिज और हर बर्थ रन आउट, द रेडर इज कंसिडर्ड आउट। फिर उस रेडर को हम आउट बोलेंगे, पर अगर वो एकदम से पार चला गया उधर, तो फिर उसके बाद जो अपोनेंट टीम थी वो आउट हो जाएगी। द टीम विच मैनेजेस टू गेट मोर पॉइंट, जिसको ज्यादा पॉइंट मिलेगा वो इस गेम को जीत जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कबड्डी गेम। नाउ द नेक्स्ट वन इज रेसलिंग। Wrestling or kushti is one of the most popular traditional games of India. Malas or pahalwans is the name given to the wrestlers. 2 wrestlers face each other in wrestling, and the main aim is to attempt to throw the opponent on the mat or the ground. सो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर बोल रहे हैं कि रेसलिंग और कुश्ती जो है वो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ट्रेडिशनल गेम्स ऑफ इंडिया है। एंड इसको मालास और पहलवान जो है, मतलब इसमें इस गेम में जो प्लेयर्स इसको खेलते हैं उनको कुछ नाम दिया गया है, उनको बुलाते हैं मालास या फिर पहलवान नाम से। एंड 2 रेसलर्स जो है एक दूसरे को फेस करते हैं रेसलिंग में, एंड उनका मेन एम यही होता है कि अपने ओपोनेंट को फेंक देना, थ्रो करना ऑन द मैट पे ऐसे थ्रो करना या फिर ग्राउंड में, ताकि वो हरा दे उन्हें। Okay, here you can see the figure of kushti. Now the next one is martial arts. Self-defense, fitness, meditation and character development all together constitute martial arts. The meaning of the term martial art is arts concerned with the concerned with the waging of war. Some international martial arts are karate, judo, kung fu. Famous Indian forms of martial arts are Kalaripattu. Famous Indian forms of martial arts are Kalaripattu and Thoda. सो यहाँ पर बोल रहे हैं कि मार्शल आर्ट्स में बहुत सारी चीजें आ जाती है। मार्शल आर्ट में सिर्फ लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, मार्शल आर्ट में आपको सीखने को मिलता है सेल्फ डिफेंस, फिटनेस, मेडिटेशन और कैरेक्टर डेवलपमेंट। एक तरीके से आपकी पूरी पर्सनालिटी को वो डेवलप कर देता है। एंड ऑल टुगेदर दिस कॉन्स्टिट्यूट दी मार्शल आर्ट, मतलब ये सभी चीजें उसे मार्शल आर्ट बनाते हैं। एंड द मीनिंग ऑफ द टर्म, ये जो मीनिंग है टर्म मार्शल आर्ट का, ये है आर्ट जो कि कंसिडर्ड है विद द वेजिंग ऑफ वॉर। ओके, कैसे लड़ाई को लड़ना है वो सब चीजें ये सब सिखाता है। सम इंटरनेशनल इसके जो मार्शल आर्ट्स है वो हो गए जैसे कराटे, जूडो, कुंफू, ये सब मार्शल आर्ट में आ जाएंगे। फेमस इंडियन फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट क्या है? कलरीपट्टू और थोड़ा। ओके, नाउ बिफोर मूविंग फर्दर देयर इज अ पॉइंट, डू यू नो
The martial art or art of self-defense originated and created first in India. Later, martial art spread to the Buddhist monks and missionaries. जो मार्शल आर्ट है या फिर आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस है वो सबसे पहले कहाँ पर ओरिजिनेट हुआ था, स्टार्ट हुआ था इंडिया में स्टार्ट हुआ था. ओके बाद में जाकर ये जो मार्शल आर्ट है ये कहाँ पर स्प्रेड हुआ, बुद्धिस्ट मंक के अमंगस्ट स्प्रेड हुआ एंड ऑल्सो इन द मोनेस्ट्रीज. नाउ लेट्स नो अबाउट कलरीपट्टू. Kalaripattu is one of the oldest martial art forms in the world. Legends claim that this art form began with sage Parsurama. Legends claim that this art form began with the sage Parsurama, who possessed mystical powers. Kalari is a Malayalam word of a special kind of Kalari is a Malayalam word for a special kind of gym where the martial art from Kalaripattu is practiced. Kalaripattu is very similar to karate and kung fu. सो कलरीपट्टू जो है वो बहुत ही पुराना मार्शल आर्ट फॉर्म है पूरी दुनिया में एंड लेजेंड्स बोलते हैं कि ये वो आर्ट फॉर्म है जो कि कब से शुरू हुआ था. ये जो सेज परशुराम थे, सेज परशुराम, उनसे ही स्टार्ट हुआ था. ओके मतलब उन्होंने ही ये स्टार्ट किया था, ओरिजिनेट किया था. हु पोजेस मिस्टिकल पावर, जिनके अंदर कुछ मिस्टिकल पावर्स थी. एंड कलरी जो है बेसिकली क्या है, कलरी इज अ मलयालम वर्ड. ये एक स्पेशल काइंड ऑफ जिम है. ओके वेयर द मार्शल आर्ट फॉर्म कलरीपट्टू जो है उसे प्रैक्टिस किया जाता है. एंड कलरीपट्टू जो है वो किसके सिमिलर है, वो सिमिलर है कराटे और कुंग-फू से. जैसे कि आप यहाँ पर इमेज देख सकते हो कलरीपट्टू का. नाउ नेक्स्ट वन इज थोड़ा. This martial art form of Himachal Pradesh relies on one's talent with the bow and arrow. It is believed that it dates back to the days of Mahabharata when the Pandavas and Kauravas fought each other with bows and arrows. अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, थोड़ा जो है ये एक ऐसा तरीके का मार्शल आर्ट है जो कि हिमाचल प्रदेश में ही स्टार्ट हुआ था. एंड यहाँ पर बो एंड एरो को यूज किया जाता है, उसे सिखाया जाता है. और यहाँ पर ये भी मानना है कि पहले के टाइम महाभारता में जब पांडवास एंड कौरवास लड़ते थे तो वो भी इन्हीं को यूज करके लड़ते थे. ओके जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो. नाउ नेक्स्ट वन इज मालाखम. Malakham is a traditional form of gymnastics. In this, a gymnast usually hangs from a pole and performs various exercises. जो मलाखम है, जैसे कि आप फिगर में भी देख सकते हो, मलाखम एक ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ जिम्नास्टिक्स है और इसमें जो जिम्नास्ट है वो पोल में हैंग होता है और वहां पर वो वेरियस एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करता है. Now next is archery. It is one of the most important and popular traditional sport of the people of Meghalaya. Special type of bamboo and reeds are used to make bow and arrow. Archery जो है एक important और popular traditional sport है of the people of Meghalaya. And यहाँ पर special type of bamboo और reeds use किया जाता है as a bow and arrow, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो फिगर में. Now next thing is snake boat race of Kerala. This sport is very famous in the state of Kerala and is played during the celebration of the festival of Onam. Hundreds of oarsmen, accompanied with the rhythmic sound of drums and cymbals, cheering songs of the participants row the long boats. तो यहाँ पर क्या बता रखा है, जैसे कि आप फिगर में भी देख सकते हो, स्नेक बोट रेस के बारे में बता रखा है ऑफ केरला. तो ये जो स्पोर्ट है काफी ज्यादा फेमस है इन द स्टेट ऑफ केरला. एंड ये कब खेला जाता है, ये खेला जाता है इन द सेलिब्रेशन ऑफ द फेस्टिवल ओनम. एंड 100 ऑफ ओवरमेंस जो है वो अकम्पनीड करते हैं बाय द रिदमिक साउंड ऑफ द ड्रम्स. रिदमिक साउंड ऑफ ड्रम्स बजता है, सिम्बल्स बजते हैं एंड चियरिंग सॉन्ग्स ऑफ द पार्टिसिपेंट भी होता है. ठीक है, जो कि उस लॉन्ग बोट को रो करते हैं. Now the next point is changing nature of leisure. Local games and sports, cultural activities and various art and craft activities were ways in which people in olden days spent their leisure time. Listening to stories from elders was a way in which children used to spend their leisure time. Local games such as gilli danda, lattu, that is tops, and kanche, etc. were the games played by girls and boys. Kites are also flown by them. Games such as Ghar Ghar, Stapu, etc. were also played. The elders used to encourage children to learn craft such as sewing, knitting, embroidery, and making rangolis.
तो अब यहाँ पर बता रहे हैं कि कुछ चेंजिंग नेचर ऑफ लीजर भी होने लग गए हैं, जैसे लोकल गेम्स एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज और वेरियस आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज जो है वो तरीके हैं जहाँ पर पहले के जमाने में जो ओल्डन डेज में लोग अपना लीजर टाइम स्पेंड करते थे इन चीजों में, मतलब अपने दादा दादी या नाना नानी से स्टोरीज वगैरह सुनना लीजर टाइम में, ठीक है, ये भी एक तरीके का एक फन वेव था जिसमें बच्चे जो अपना टाइम स्पेंड करते थे लीजर टाइम। एंड लोकल गेम जैसे गिल्ली डंडा हो गया, लट्टू यानी कि टॉप्स हो गए, कंचे हो गए, उन्हें खेलते थे अपने लीजर टाइम में। एंड काइट्स वगैरह उड़ाना, गेम्स जैसे कि घर घर खेलना, स्टैपो खेलना, ये भी पहले खेला जाता था लीजर टाइम में। एल्डर्स जो है वो बच्चों को एनकरेज करते थे कि वो क्राफ्ट वगैरह करे, जैसे कि सिलाई बुनाई करे, एम्ब्रॉयडरी करे और रंगोलीज बनाए, तो ये भी एक लीजर टाइम में गिना जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो गुल्ली डंडा एंड कंचे और लट्टू। Now next thing is card games, kabaddi, volleyball, kushti, etc. were the main games played by the adults. Cultural activities such as acting in plays, bhajans and kirtans were also quite prominent in those days. The nature of leisure activities has also changed with time. अब यहाँ पर बोल रहे कि पहले कार्ड गेम्स, कबड्डी, वॉलीबॉल, कुश्ती खेला जाता था और ज्यादातर मैन ही खेलते थे, एडल्ट लोग ही खेलते थे। एंड कल्चरल एक्टिविटी जैसे कि एक्ट करना प्लेज में, भजन कीर्तन, तो ये भी पहले लीजर टाइम में खेलते थे। एंड द नेचर ऑफ जो लीजर एक्टिविटीज की जो नेचर है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता गया। Nowadays, watching television and playing video games are the main activities that children do in their leisure time. They also get smartphones in which they can play games. Watching cartoon programs on television and has also become more common than listening to stories or reading storybooks. अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि आजकल जो है लीजर टाइम में बच्चे क्या करते हैं, टीवी देखते हैं या फिर वीडियो गेम्स खेलते हैं, कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं, या फिर उनको स्मार्टफोन्स मिल जाता है तो वो उससे ही फिर गेम्स खेलने लग जाएंगे या कार्टून प्रोग्राम देखेंगे वो टेलीविजन में, ठीक है। तो ये कॉमन एक फॉर्म बन गया है लीजर टाइम का आजकल। एंड जैसे कि लाइक कार्टून प्रोग्राम को ही देखना वो ज्यादा पसंद करेंगे और स्टोरी सुनना पसंद नहीं करेंगे या स्टोरी बुक पढ़ना पसंद नहीं करेंगे। ओके, now students, let's move into the point vocabulary. First one is game, a recreational activity that you do for fun which has rules to decide whether you win or lose. Next one is sport, a physical activity that is played under and accepted under a set of rules. Next one is indoor games, games that are played inside a court, stadium or any other building. Next one is outdoor games, the games which are played in open grounds, courts, etc. Next one is individual games, the games which is played by an individual only. Next one is team games, the games involving a team consisting of a number of players. Next one, team spirit, a team having a spirit in which each player encourages the other one for performing better, which ultimately results in the winning of the team. Now, as we have read this chapter, let's move into the point things to remember. So the first point is in this one is games may be classified as indoor, outdoor, individual and team games. Next, we learn many things from sports such as goal setting, motivation, dedication and teamwork, etc. A team representing the country and having players from all parts of the country is known as a national team. Next, there are equal opportunities for both boys and girls nowadays in sports. Kabaddi, Kho-Kho, wrestling, martial art, Malakham, Kalai Pattu, Thoda, archery, snake boat races are some of the traditional games of India. Next, children today have started preferring indoor games activities like watching television or video, playing games on computer, on smartphone, etc. in comparison to outdoor activities. I hope student that you understood this chapter और आपका होमवर्क है कि आपको चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और इसमें जो आपको प्रैक्टिस जोन में एक्सरसाइजेस दे रखी है उसे कंप्लीट करना है। टिल देन स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय।